नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 1 सितंबर 2024 रविवार। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है। मैंने 1 अगस्त 2024 का वीडियो में विस्तार से आपको समझाया है कि ब्रह्मांड में जो गोचर बन रहा है उसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। अब हम इसको अलग अलग कुंडलियों के प्रभाव से देख रहे हैं। तो अभी पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा मीन राशि पर इसका किस प्रकार से प्रभाव होगा। आज हम उसका बिल्कुल अपोजिट करके देख रहे हैं कन्या राशि पर और कन्या लग्न पर। ये दोनों हैं, ये कन्या राशि है, ये कन्या लग्न है। इन दोनों पर इस गोचर का 30 मार्च 2025 को के बाद क्या प्रभाव आने वाला है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। इससे आप अपनी कुंडली को भी देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है, आपको किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, जिसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी होगी। क्योंकि 30 मार्च 2025 अब ज़्यादा समय नहीं है। ब्रह्मांड हमें संभलने का मौका नहीं देगा। जिस प्रकार से हमने कोरोना काल देखा है उसी प्रकार से आने वाला समय उससे भी ज़्यादा विस्फोटक है। इसको समझने और जानकारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वीडियो को ध्यान से सुने समझें और अपने अपने लग्न पर चंद्र राशि पर मिला करके देखें आने वाला समय हमें क्या कह रहा है और हमें क्या परिवर्तन लाना है। तो हम शुरू करते हैं। ये चंद्र राशि है, ये कन्या राशि है, ये कन्या लग्न है। तो लग्न पर भी देखेंगे, राशि पर भी देखेंगे। तो जिस प्रकार से ये कन्या लग्न में राशि भी कन्या ही है, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इस पर क्या प्रभाव आने वाला है। क्योंकि इसके चंद्रमा में से केतु गोचर करेंगे 30 मार्च 2025 को, और इसके ठीक सामने राहु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा 6 ग्रह इसके 7वें घर से गोचर करेंगे, और मंगल इसके 10वें घर से गोचर करेंगे, और गुरु इसके 9वें घर से, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, मंगल पे से गोचर करेंगे। तो अब इसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा इसको एहसास होगा। क्योंकि केतु कौन है, जैसा कि हमने पहले समझा है, मैं कौन हूँ ये जानने का जो इच्छुक व्यक्ति है वह केतु है। केतु जड़ है, मूल है। केतु इच्छा रखता है मोक्ष की, प्राप्ति की। तो केतु जब चंद्रमा में से और लग्न से, दोनों से जब गोचर करेगा, तो केतु इस व्यक्ति को ये मजबूर करेगा जानने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। अर्थात इसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि ये देखेगा मेरी बुद्धि जो बुद्ध के द्वारा प्राप्त होती है वह कहाँ गई, मुझे कुछ सोचने समझने की शक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। ये देखेगा कि मेरी मन इच्छाएं जो हैं वह ऐसी कैसे हो गई है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, मेरे को चिंता हो रही है, मनन हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इस प्रकार की इसकी सोच परिवर्तित होगी। सूर्य जो कि आत्मा है वह 7वें घर में जब होगा तब इसको अपने मन से, अपने व्यक्तित्व से ये एहसास होगा कि मुझे सूर्य जैसा बनना है, मुझे तेजस्वी बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मेरे में डेडिकेशन होना चाहिए, मेरे में धर्म होना चाहिए, मेरे में देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मेरा व्यवहार राजा जैसा होना चाहिए। अर्थात इसको भौतिक सुखों से, अपने स्वार्थ से मुक्ति प्राप्त होगी और यह परार्थ में काम करेगा, धर्म के लिए काम करेगा। इस प्रकार से इसका ये गोचर प्रभाव होगा। ठीक इसी प्रकार से शुक्र इसको कैसा प्रभाव देंगे। शुक्र चूँकि इसके 9वें घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं, और वह जब 7वें घर से गोचर करेंगे तो वह क्या प्रभाव इसको देने वाले हैं। अभी इस व्यक्ति जो लेकर के आया है अपने जन्म से, यह है भाग्य और कुटुंब दोनों अपनी इच्छा से लेकर के आया है, जो कि गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु की उच्च राशि में बैठे हैं। तो शुक्र यहाँ पर कैसा प्रभाव दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, और राहु की 7वीं दृष्टि शुक्र पर है। इस प्रकार से
शुक्र इसको ये बता रहे हैं कि आपको अपना भाग्य अपने कर्म के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा तैयार करना होगा। आपको पूर्व से, अपने कुटुंब से कुछ नहीं मिलेगा। आपको खुद को मेहनत करनी होगी अपना भाग्य निर्माण करने के लिए। आपको कुटुंब में भी बैलेंस बना के चलना होगा, अपनी वाणी में बैलेंस बना के चलना होगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी, अन्यथा आपको तकलीफ आ सकती है। वही शुक्र जब 30 मार्च 2025 को ठीक इसके सामने वाले घर में गोचर करेंगे, तब वह बताएंगे कि आप अपने भाग्य के लिए, अपने कुटुंब के लिए चिंतित हैं। आप विचार कर रहे हैं कि मैं किस कुटुंब से हूँ, मेरा भाग्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। इस प्रकार से शुक्र आपको प्रभाव देंगे। ठीक इसी प्रकार से शनि जब 7वें घर से गोचर करेंगे, जो शनि अभी इनके 5वें और 6ठे घर के स्वामी होकर के 4थे घर में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, वही शनि जब 7वें घर से गोचर करेंगे तो वह बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति अपने कर्म के बारे में सोचेगा, अपनी संतान के बारे में सोचेगा, अपने ऋण रोग शत्रु के बारे में सोचेगा कि मेरा किसी से किस प्रकार का द्वेष है, वो क्यों है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, मुझे अपने पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्त होना है, मुझे छुटकारा चाहिए अपने कर्मों से। इस प्रकार से शनि इसको फल देंगे। ठीक इसी प्रकार से राहु जो इसके 5वें घर में बैठे हुए हैं लग्न में और चंद्र राशि के अनुसार, वह राहु जब इसके 7वें घर से गोचर करेंगे तो राहु इसको बताएंगे कि आप ये जो हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं या अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में विकास महसूस करते हैं, या आप भ्रम में रहते हैं, या आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में राहु इनको ये बताएंगे कि आपको धरातल पर रहना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कितनी ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, मुझे कितना बड़ा सागर चाहिए। इस प्रकार से ये इनको चिंता में डालेगा और इनको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, अन्यथा इन्हें इन ग्रहों के द्वारा नुकसान होगा। यदि ये व्यक्ति अपने मन से चिंतन करेगा, विचार करेगा, अपने व्यक्तित्व में सुधार करेगा और सेवा के भाव से शनि को काम में लेगा, राहु को ब्रह्म के अनुसार ना लेकर के मुक्ति के लिए कार्य लेगा, शुक्र को अपने सुख वैभव धन भाग्य के लिए काम में नहीं लेकर के और अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए काम में लेगा, तो शुक्र इसको बहुत अच्छा भाग्य देंगे, बहुत अच्छा कुटुंब धन देंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से बुध जो कि इसके 10वें भाव के और लगन के स्वामी हैं, वह जब 7वें घर से गोचर करेंगे तो वह इसको बताएंगे कि आपको कर्म अपना वही करना है जो आपके पूर्व जन्म का कर्म था, और वह कर्म कैसा होना चाहिए जिससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए जिससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो ये बुध यहाँ बैठ कर के इसको ये समझाएंगे कि आप अपनी वाणी को, अपने कर्म को बदलिए, क्योंकि ये बुध के लिए नीच राशि है। जब नीच राशि में बुध जाएंगे तो वे अपना प्रभुत्व खो देंगे, तो वह कहेंगे आपको अपना कर्म बदलना है, आपको अपनी वाणी बदलनी है, आपको अपने बुद्धि विवेक को बदलना है, और ये मालूम करना है, ये महसूस करना है, ये सोचना है कि मुझे मोक्ष और मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी प्रकार से सूर्य जो स्वयं की राशि में 12वें घर में बैठे हुए हैं, बुध के साथ सूर्य बुधादि योग बना करके वे भाव में बैठे हैं, वही सूर्य जब जल की राशि में जाएंगे, 12वें घर में जाएंगे, तब 7वें घर में जाएंगे, तब सूर्य इसको ये बताएंगे कि जो आपका व्यय है वह आप किस पर कर रहे हैं, ये आपको विचार करना होगा। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, मोक्ष और मुक्ति यदि चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा के बारे में सोचना होगा। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा जिसमें से केतु गोचर करेंगे और चंद्रमा सामने होंगे, तो चंद्रमा यहाँ पर चूंकि अमावस्या के होंगे या प्रतिपदा के होंगे, इसलिए चंद्रमा इनको ये बताएंगे कि आप जो चिंतन करते हैं,
जो मनन करते हैं अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उसकी बजाय आप ये सोचें कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। अर्थात 30 मार्च 2025 के बाद ये व्यक्ति स्वयं के चिंतन मनन में लग जाएगा कि मुझे मोक्ष और मुक्ति कैसे मिले, मुझे छुटकारा कैसे मिले, मुझे अपने कर्मों से, अपने ऋणों से, अपनी इच्छाओं से किस प्रकार से मुक्ति मिले। ये इस प्रकार की चिंता और चिंतन करेगा, मनन करेगा। ठीक इसी प्रकार से ये लग्न है, ये चंद्र राशि थी कन्या राशि, ये लग्न है कन्या लग्न। यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, इनके चंद्रमा तुला राशि में बैठे हुए हैं, मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं स्वयं की राशि में, राहु अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए छठे घर में ऋण रोग शत्रु में, शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, शुक्र जो है वह अपने कर्म भाव में बैठे हुए हैं बुध की मित्र की राशि में, और सूर्य बुध और केतु ये तीनों ग्रह 12वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ सूर्य स्वयं की राशि में हैं। अब जब ये 30 मार्च 2025 को जो गोचर होगा वह इस लग्न पर कैसे प्रभाव देगा, वह ये बता रहे हैं कि जो गुरु, जो ज्ञान आपके पास था वह अब आपके सामने जाने वाला है। मतलब अब आपको स्वयं को छोड़ना होगा, सामने वाले को नहीं, सॉरी, वह जा रहे हैं 9वें घर में, यानी जो आपके चतुर्थ के और सप्तम के स्वामी थे वह भाग्य भाव में जा रहे हैं और 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर डालेंगे। 5वीं दृष्टि बुद्धि और विवेक की होती है। अर्थात केतु जो आपके लग्न में होंगे उस दिन गोचर में, वह आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ। और गुरु जो है वह आपको इस बात की बुद्धि देंगे, विवेक देंगे कि आपको ये सोचना होगा कि मेरा भाग्य क्या है, मैं क्यों हूँ। ठीक इसी प्रकार से मंगल जो आपके चौथे घर में शुक्र पे से गोचर करेंगे, और मंगल और शुक्र शत्रु हैं एक दूसरे के, इसलिए मंगल यहाँ क्या करेंगे, चौथी दृष्टि जब आपके व्यक्तित्व पे डालेंगे, और वहाँ पर केतु जब बैठे होंगे तो केतु कुजवत भी माने गए हैं, तो मंगल यहाँ से जब चौथी दृष्टि डालेंगे तब वह आपको ये एहसास कराएंगे, आप में शक्ति, आप में ऊर्जा प्राप्त होगी, और आपको ये महसूस होगा कि मुझे पराक्रम करना चाहिए। किसके लिए? स्वयं की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। और ठीक इसी प्रकार से जब 6 ग्रह सामने होंगे, यानी 7वें घर में होंगे, तब वह क्या बता रहे हैं, वह कह रहे हैं कि चंद्रमा जो कि आपके दूसरे घर में बैठे हुए थे कुटुंब भाव में, बैलेंस करने की राशि में, तुला राशि में, वह जब 12वें घर में होंगे तो आपका मन आपके कुटुंब को देखेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा आपका मन। आप अपने सामने वालों को देखोगे कि वह कैसे आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, या उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, या आपको उनसे कैसे व्यवहार की उम्मीद है। इसी प्रकार से राहु जो छठे घर में बैठे थे वह जब 7वें घर से गोचर करेंगे तो राहु यहाँ पर आपको ऋण रोग शत्रुओं को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, और वह बताएंगे कि आप अपने पूर्व जन्म से जिनको लेकर के आए हैं, जो आपका ऋण है, वह आपको मुक्त होने का समय आ गया है। अब आपको उनके अनुसार अपनी इच्छाओं का त्याग करके मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से शनि जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वह जब 7वें भाव से गोचर करेंगे, और शनि 5वें और छठे घर के स्वामी हैं, तो वह बताएंगे कि यही समय है जो आप गहराई में रहते थे, जो आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में जो एक तरीके की ज्वालामुखी थी, जो फट नहीं पा रही थी, जो छुपे हुए रहस्य थे, वह सब अब आप सागर की तरह खोल के रख देंगे, और अपने कर्मों को, अपने संतान, अपने ऋण रोग शत्रुओं के द्वारा मुक्त होना चाहेंगे। इसी प्रकार से शुक्र जो कि आपके 10वें भाव में बैठे हुए थे, अब जब 7वें भाव से गोचर करेंगे तो वह बता रहे हैं कि अभी तक आपने जितना भी अपना कर्म अपने सुख भोगों के लिए, विलासिता के लिए, ऐश्वर्य के लिए किया है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया है, उसका अब समय आ गया है। अब आप सामने वाले के लिए करें, जितना आप सामने वाले के लिए करेंगे
उतना ही आप इस बंधन से मुक्त हो सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध और सूर्य जो कि 12वें घर में बैठे हुए हैं, वह जब 7वें घर से गोचर करेंगे तो वह बता रहे हैं कि आप अपने को जानना है यदि, तो सामने वाले को देखिए, उसके कर्म को देखिए, उसके धर्म को देखिए, उसके द्वारा किए गए अपने व्यय को देखिए। उसने आपको यदि समय दिया हो, उसने यदि आपको अर्थ दिया हो, उसने यदि आपको सुख दिया हो, उसने आपको जो भी कुछ दिया हो, वही आपको इस बार मोक्ष और मुक्ति दिला सकता है। तो आपने जिसको अभी तक व्यय किया था वही अब आपको मोक्ष और मुक्ति दिला सकता है। अन्यथा गुरु यहाँ बैठ कर के जो धर्म भाव में जा रहे हैं वह पुनः बंधन में बांधेंगे, क्योंकि ये आपके पितरों का घर है और आपके पितृ इससे नाराज होंगे। यदि पितरों को खुश करना है तो आपको अपने मोक्ष और मुक्ति के लिए सूर्य का सदुपयोग करना होगा, यानी बड़ों का सम्मान करना होगा, गुरुओं का सम्मान करना होगा, उनके बताए मार्गों पर चलना होगा, उनके द्वारा जो डेडिकेशन है, जो धर्म है, उसको अपनाना होगा, तो आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से ये लग्न पर प्रभाव पड़ेगा और ये राशि पर। राशि मन को प्रभावित करती है और लग्न व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों पर 30 मार्च 2025 को बनने वाले गोचर का प्रभाव किस प्रकार होगा। इसी प्रकार से आप मेष राशि के हों, वृष राशि के हों, मिथुन के हों, कर्क के हों, सिंह के हों, तुला के हों, वृश्चिक के हों, धनु के हों, मकर के हों, कुंभ के हों, इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली पर अध्ययन कर सकते हैं कि आपके छठे 12वें घर और 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 12 नंबर, ये 4 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, 4 घर प्रभावित हो रहे हैं। ये जहाँ भी हैं वही आपके भाव को प्रभावित करेगा और वैसा ही फल आपको उस भाव से प्राप्त होगा। तो जहाँ भी आपका 6 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, आप समझ लिए वही आपको मोक्ष और मुक्ति दिला सकता है। अब उसको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसको समझने के लिए कि वह भाव क्या चाहता है आपसे, आप अपने लग्न में कहाँ लेकर आए हैं, आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार कहाँ लेकर के आए हैं, उसको आप 12वें घर जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है उससे देखेंगे कि वही आपको ये जानने का प्रयत्न करवा सकता है, आपको सफलता दिला सकता है कि आप किस किस का त्याग करें, किस किस के लिए समर्पित हों, किसको अपना आदर्श बनाएं कि आप मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकें। ये इस प्रकार से आप अपने लग्न पर, अपनी चंद्र राशि पर बना करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।